नमस्कार सभी को नमस्कार। ऐसे तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे, जो नेट एंटी नेट के साहित्य के सिलेबस पर भी बात करेंगे और कौन से यूनिट में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर से नेट जेआरएफ होता है, ऐसे तमाम चीजों पर आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश बाली। जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं समझा देता हूं। मैंने 3 टाइम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। मैंने एसआरएफ किया है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मैंने वो भी किया है। इसके साथ साथ मैंने एसआरएफ भी किया है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और मैं हिंदी साहित्य से ही साथियों पीएचडी हूं। मुझे पीएचडी का एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा हूं। दुनिया भर के आर्टिकल नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित होते रहते हैं। यानी हिंदी साहित्य का मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं साथियों। और इसीलिए मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के बारे में आज ऐसे पहलू बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इसीलिए साथियों एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं और फिर हम अलग अलग चीजों पर चर्चा करेंगे। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए सबके सब और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशा आ गई है, कोमल आ। सिलेबस पर आपकी नजर ले जाना चाहूंगा कि सिलेबस हमसे क्या कहता है और उसके बाद में ही हम इन सब चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बस आप बारी से ध्यान से आप साथियों यहां पर पढ़ते जाना। देखो, ये जो सिलेबस आपको इस समय दिख रहा है साथियों, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको एक सेकंड यहां से ये कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अब किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। देखो, ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है साथियों, ये यूजीसी नेट की ऑफिशियली वेबसाइट पर है। देखो, मैं किसी भी थर्ड पार्टी चीज का सहारा नहीं ले रहा हूं। ये जो सिलेबस है साथियों, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए पड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या है खास, ये चीज हमको सबसे ज्यादा जाननी है। देखो, सबसे पहले इकाई नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। इकाई नंबर 1 क्या है और कितने नंबर की हमसे इकाई नंबर 1 पूछी जाती है। मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को ठीक ढंग से चीजें दिख जाएं। यह है इकाई नंबर 1 जो इस समय आप यहां पर देख रहे हो, हिंदी भाषा और उसका विकास। देखो, वैसे तो 10 यूनिट होते हैं एनटीए यूजीसी नेट में। मैंने जो सबसे पहले सवाल जो आपसे किया था कि कौन सी यूनिट में से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, मैं उस सवाल पर इस समय आ रहा हूं। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, वैसे तो साथियों जैसे कि आप सभी को पता है, वैसे तो साथियों 10 यूनिट होती हैं। इकाई कितनी होते हैं? इकाई होती है टोटल 10। टोटल 10 इकाई होती हैं साथियों। कितनी यूनिट होती है? इकाई 10 होती है। अब इकाई 10 में से नियम तो ये मांगता है कि हर इकाई में से आपके 10-10 क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन का एनटी यूजीसी नेट में पेपर होता है। ये तो जाहिर सी बात है, इस चीज को आप जानते हैं। लेकिन इकाई नंबर 1 अपने आप में एक अलग मायने रखती है। इकाई नंबर 1 अलग मायने क्यों रखते हैं? क्या पूछा जाता है? हिंदी भाषा का विकास आप लोगों से पूछा जाता है। अब हिंदी भाषा का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, एक यूनिट है इकाई नंबर 2 जिसको आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन यहां पर आप मात खाते हो। यहां पर जो चीजें हैं ना साथियों, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अवधि, अपभ्रंश और इनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। अगर मुझसे कहो कि यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कहूंगा यहां से क्वेश्चन तकरीबन 8-9 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। कितने पूछे जाते हैं हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों हर एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीए नेट के एग्जाम में। अब कितना जटिल है ये विषय, कितना नहीं है, ये मैं आपको इस सेशन में समझाते हुए चलूंगा। अब यहां पर क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है जो पढ़ने की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या चीजें महत्वपूर्ण है जो हमारी पढ़ने की है। देखो, हमसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है इस वाले सेक्शन में से, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, यहां से पूछा जाता है। यानी कि ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना साथियों, यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्लास के आरंभ में आपसे कुछ चीजें एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है ना, वो यूनिट नंबर 2 है। यानी कि यूनिट नंबर 2 किसी ने पढ़ लिया तो ये लगा लो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इतना भी खुश मत होइए कि सर हम तो रात दिन यूनिट नंबर 2 ही पढ़ते हैं और हमारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल आप गलत समझ रहे हो। आपकी केवल यूनिट नंबर 2 पर ध्यान देना
आपकी अच्छी रणनीति का हिस्सा नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी पास होता है तो यूनिट नंबर 2 की वजह से, और कोई विद्यार्थी फेल होता है तो वो भी यूनिट नंबर 2 की वजह से। बड़ी क्रांतिकारी बात हो गई ये तो, कि पास भी उसी से हो रहा है और फेल भी उसी से हो रहा है। एक सिंपल सा लॉजिक है, वो मैं आपको 1 सेकंड बाद में समझाने वाला हूं। सिंपल सा लॉजिक है, वो मैं आपको 1 सेकंड बाद में समझाने वाला हूं। लॉजिक क्या है, इधर आइए। सबसे पहले देखो क्या है, एक बार 1 सेकंड में क्या समझाने वाला हूं कि यार अगर जो विद्यार्थी ढंग से पढ़ना चाहता है, अच्छी तरीके से स्टेप पर, जब भी आप लॉकेश 11 लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। रेफरल कोड में लॉकेश 11 लगाना है। ध्यान रहे, लॉकेश 11 के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। ये दोनों बैच लॉन्च कर दिए हैं। जो अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता है, सिस्टोमेटिक ढंग से पढ़ना चाहता है, ये उन बच्चों के लिए मैंने यहां पर बात आप लोगों को बतला दी है। अब आते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 पर। अब हम जंप कर लेते हैं कि यूनिट नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, इकाई नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। देखो, एक सबसे पहले मैं थोड़ा जल्दी चलता हूं और कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि भाई आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ लिया अच्छी तरीके से। देख, अच्छी रणनीति का बता रहा हूं, रणनीति समझा रहा हूं आपको। मैं ये मान चल रहा हूं कि आपने यूनिट नंबर 1 अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक। और यूनिट नंबर 2 में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, आपका पूरा भक्ति काल विभाजन आ जाएगा, पूरा भक्ति काल आएगा इसके अंदर, पूरा रीति काल आएगा इसके अंदर, और पूरा आधुनिक काल आएगा इसके अंदर। आप लगातार देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पूरा आधुनिक काल इसके अंदर आ रहा है साथियों। इस आधुनिक काल के अलावा जितनी भी गद्य विधाएं हैं, इधर देखिए, पद के साथ साथ जितनी भी गद्य विधाएं हैं वो गद्य विधा भी आ रही हैं। यानी पूरे आपके हिंदी साहित्य के उपन्यास आ रहे हैं, कहानी आ रही है, नाटक आ रहे हैं, यानी निबंध आ रहा है, और हिंदी आलोचना आ रही है, और हिंदी की जो अन्य विधाएं हैं वो भी आ रही हैं। तो आपने यहां पर क्या देखा, यानी कि सब कुछ हिंदी का इसमें आ गया है। इकाई नंबर 2 में हिंदी का कुछ बचा ही नहीं, ऐसा आपको भ्रम हो रहा है केवल। सत्यता ये नहीं है, सत्यता ये नहीं है जो सिलेबस इसको दिख रहा है। आपको केवल ये भ्रम हो रहा है कि हिंदी में इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है। ये आपका केवल भ्रम है। अब देखो, ये यूनिट नंबर 2 हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 26 अक्टूबर से। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में जो सबसे कठिन, आप जो लोग जो मानते हैं, मैं नहीं मानता, आप लोगों का मानना ऐसा है कि काव्य शास्त्र सबसे कठिन है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं? आप में से कितने लोग मेरी इस बात को मानते हैं कि सर काव्य शास्त्र बहुत कठिन है भाई? आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि काव्य शास्त्र बहुत कठिन है? बतलाइए, कितने लोग इस बात को मानते हैं? ये कठिन नहीं है, मैंने ऑलरेडी प्लस में बढ़ा रखा है। यहां पर हमारी जो चीजें हैं ना, काव्य के लक्षण पूछे जाएंगे, हेतु पूछे जाएंगे, और काव्य के हमसे प्रयोजन पूछे जाएंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पूछा जाएगा, कालरिज पूछा जाएगा, टीएस इलियट पूछा जाएगा। यानी कि काव्य के बारे में विदेशी लोगों का क्या मत है, इसके बारे में हमसे यहां पर पूछा जाएगा। यह कठिन नहीं है, मैं आपसे फिर कह देता हूं, यह कठिन नहीं है साथियों। बस एक कठिन होने का आपको भ्रम लग रहा है केवल। अब यह आ गया साथियों इकाई नंबर 4, वैचारिक पृष्ठभूमि। क्या है वैचारिक पृष्ठभूमि? देखो, वाद का मतलब होता है एक विचार, कि आप किसी चीज में किस तरीके से सोचते हैं, आपका किसी चीज को लेकर आपका क्या विचार क्या है। साम्यवाद, समाजवाद, लेनिनवाद, अंबेडकरवाद, जैसे आप लोग, बहुत से लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ते होंगे, नेहरू के बारे में बहुत ज्यादा बुराई पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप पर ऐसे लोगों ने फैला रखा है ना। गांधी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सुल्टा आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया होगा, जो कहीं न कहीं हमारे यूथ को एकदम डैमेज कर रही है, आधी अधूरी जानकारी। गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कि गांधी केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। गांधी एक विचार है, नेहरू एक विचार है,
गांधी का अहिंसावाद अपने आप विचार है, नेहरू का समाजवाद अपने आप में एक विचार है। तो इनको डीप समझने के लिए कि समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है, अरस्तु क्या है, प्लेटो क्या है, सुकरात क्या है, इसके अलावा अंबेडकरवाद क्या है, अंबेडकरवाद में और गांधी जी में क्या प्रॉब्लम थी, ये सब चीजें हमको इकाई नंबर 5 में समझने को मिलेंगी। वाद एक विचार, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, और मैं जानता हूं कि आज के दौर में आधी अधूरी अधूरी जानकारियों का वो चल रहा है मेल। ओके, तो मैं आपके कमेंट्स देखता जा रहा हूं, बहुत बढ़िया, स्वीटी, क्रिम्पी, सब लोग मुझे दिख रहे हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी प्लस में पढ़ा रखा है, ये सारा मैंने अनअकैडमी पर पढ़ा रखा है, जाकर आप देख सकते हो। यहां पर हम गांधीवादी, अंबेडकरवाद, लोहियावाद, मार्क्सवाद कौन है कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ। क्या कहते हैं मार्क्सवाद कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। क्रांति की बात करते हैं हमेशा, लड़ने मारने की बात करते हैं हमेशा। कौन करते हैं? आपके मार्क्सवाद में। मनोविश्लेषणवाद के फ्रायड को कौन भूल सकता है? मनोविश्लेषणवाद के फ्रायड को, सिगमंड फ्रायड, इतने तगड़े विचारक जिसने इड, ईगो, सुपर ईगो की बात कही है, वो साथियों आपके लिए सिलेबस में है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस यूनिट को पढ़ाने में बहुत आनंद आता है और मैं इस यूनिट को आप लोगों को पढ़ाता भी हूं। ठीक है, तो साथियों दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, ये यूनिट नंबर हमारी 4 है। देखो हिंदी साहित्य के सिलेबस में सब कुछ दे दिया है, सब कुछ डाल दिया है, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है जो सिलेबस में नहीं डाला हो। यानी सब कुछ इस सिलेबस में, हिंदी साहित्य के सिलेबस में डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है साथियों। बाप रे, मैं बजा रहा हूं टेबल यहां पर और मोबाइल गिर रहा है वहां से। लोहिया दर्शन, लोहिया एक ऐसे व्यक्ति है जो गांधी को भी मानते हैं और मार्क्सवाद को भी, मार्क्स को भी मानते हैं। जहां लाठी की जरूरत पड़े वह लाठी चला दो, जहां शांति की जरूरत पड़े वहां शांति से काम ले लो। लोहियावाद ये है जो मैं आपको आगे मैंने समझा दिया था प्लस में, और मैं समझाऊंगा। ध्यान रहे, अब से क्लास 12 बजे होगी इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, ये हमारा यूनिट नंबर 5 हो गया। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, तुम दिल पर हाथ रख के बताओ कि यूनिट नंबर 5 कविता। इकाई नंबर 5, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, ईमानदारी से बताओ कि क्या आपने विद्यापति की पदावली अंदर से पढ़ी है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या आपने विद्यापति की पदावली अंदर से पढ़ी है? जवाब आएगा नहीं। क्या आपने जायसी ग्रंथावली को अंदर से पढ़ा है? नागमती का वियोग खंड अंदर से। मैं ये नहीं कहता हूं कि नागमती का वियोग खंड किसने लिखा है, बच्चा बच्चा जानता है। आप कोई 30 मार खाने बन रहे कि भाई मैं ये चीज जानता हूं या जानती हूं। बच्चा बच्चा जानता है नागमती का वियोग खंड किसने लिखा था, जायसी ने। क्या, लेकिन सवाल ये उठता है कि नागमती का वियोग खंड क्या आपने पढ़ा है क्या अंदर से? जवाब आएगा नहीं। आपने क्या बिहारी सत्सई के जगन्नाथ ने जो दोहे लिखे क्या अंदर से पढ़े? नहीं। क्या आपने घनानंद की कविता को पढ़ा है? मुझे उम्मीद है कि नहीं पढ़ा होगा। क्या आपने विश्वनाथ त्रिपाठी को पढ़ा है अंदर से? नहीं पढ़ा होगा। अधिकतर या 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इनको नहीं पढ़ा होगा। आप मुझे ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या आपने हरिओंद अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास को पढ़ा है? आपने क्या आपने प्रिय प्रवास को पढ़ा है अंदर से? बोलो, कमेंट्स में सुन रहा हूं मैं आपका। नहीं पढ़ा। क्या आपने भारत भारती को और साकेत को अंदर से पढ़ा है हिंदी साहित्य के जवानों? जवाब आ रहा है नहीं पढ़ा। क्या आपने आंसू को पढ़ा है अंदर से? क्या आपने जुई की कली पढ़ी है अंदर से? जागो फिर एक बार पढ़ा है? सरोज स्मृति को तो नहीं पढ़ा होगा। क्या आपने परिवर्तन पढ़ी है अंदर से? मीन भी में, रागनी भी में, नीर भरी दुख की बदली पढ़ी है अंदर से?
क्या उर्वशी का तृतीय भाग पढ़ा है आपने अंदर से? कालिदास बादल को पढ़ा है अंदर से? आपने क्या इनको पढ़ा है कि अंदर से कितनी ज्यादा कविता है? क्या आपने काल की बाजरे की पढ़ी है? क्या आपने ये पढ़ी है? क्या सात वीणा पढ़ी है? क्या गीत फरोश पढ़े हैं आपने? अगर जवाब है नहीं, तो आप किस मुंह से अपने आप को प्रोफेसर बना देखना चाहते हो? सिंपल सा लॉजिक है, बुरा मत मानना, आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इन कविताओं को, इनको अंदर से पढ़ा ही नहीं, कि कल की बाजरे की अंदर से नहीं पढ़ी, यह दीप अकेला अंदर से नहीं पढ़ा, तो आप किस मुंह से ये कह रहे हो कि हमारा जेआरएफ होना चाहिए? किस मुंह से ये कह रहे हो कि मुझे प्रोफेसर बनना है? बताओ मुझे। आप लोग फेल क्यों होते हो और पास क्यों होते हो, यही कारण मैं आपको बतलाना चाह रहा था। आप केवल यूनिट नंबर 2 को पढ़ते हो, 1 2 3 4। आप केवल यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को पढ़ते हो केवल। और मुझे पता है यूनिट नंबर 5 आपने नहीं पढ़ी। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 6 पर। आपकी आंखें खोलने का प्रयास कर रहा हूं, नया रास्ता भी दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सबके सब। मैं सबके कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं, सब लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एक बार। अब मैं आपसे ईमानदारी से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपने परीक्षा गुरु पढ़ा है अंदर से? पूरा उपन्यास इतना मोटा आप मेरे से कुछ कुछ पढ़, जैसे गोदान पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, शेखर एक जीवनी पढ़ ली होगी, मतलब बाण भट्ट की आत्मकथा नहीं पढ़ी होगी, पढ़ने में बिल्कुल बोरिंग है, नहीं पढ़ी होगी, मुझे पता है, सिर्फ द्विवेदी याद है। आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, आजकल क्वेश्चन पात्रों के पूछे जाते हैं कि भट्टनी कौन है? कौन है भट्टनी? कौन से उपन्यास के पात्र है ये? भट्टनी है बाण भट्ट की आत्मकथा। पात्रों के नाम पूछे जाते हैं, आप लोगों से डायलॉग पूछे जाते हैं, पंक्तियां पूछी जाती हैं, उपन्यासों की पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। अब आप सोचो यार कि अगर आपसे पंक्तियां पूछी जा रही हैं तो डीप एनालाइज तो करना ही पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ उपन्यासों को छोड़कर आपने उन उपन्यासों को नहीं पढ़ा। इस बात को मैं जानता हूं कि आपने उन उपन्यासों को नहीं पढ़ा। मेला आंचल भले ही पढ़ लिया हो, मानस का हंस नहीं पढ़ा होगा, तमस अगर पढ़ लिया हो तो राग दरबारी नहीं पढ़ा होगा, जिंदगी नामा नहीं पढ़ा होगा, धरती धन नहीं अपना पढ़ा होगा, अंदर से नहीं पढ़ा होगा कुछ कुछ उपन्यासों को छोड़कर। चलो ठीक है, आपने ये यूनिट में नहीं पढ़ी। यूनिट नंबर 7 पर जंप कर जाते हैं। हमारे टोटल 21 कहानी है, टोटल हमारे सिलेबस में 21 कहानी है। आप 21 कहानी में से आपने 2-4 कहानियों को पढ़ लिया होगा। इन 21 कहानियों में से आपने 2-4 कहानियों को अंदर से पढ़ा होगा, नहीं तो आपने अंदर से नहीं पढ़ा होगा। और वो भी पहले बचपन में, अब नहीं। नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए तो तुमने एक कहानी नहीं पढ़ी, वो भी बचपन में कभी पहले पढ़ ली होंगी। ईदगाह राही ये कहानी पहले पढ़ ली होंगी। आजकल सवाल आ रहे पात्रों के कि फलाना पात्र का नाम क्या है, कथन पूछे जा रहे हैं, शायद तुम्हारी कुड़मई हो गई कुड़मई तुम्हारी, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं हिंदी साहित्य में। ये यूनिट नंबर 7 है, बहुत ज्यादा कहानी है इसमें। अब यूनिट नंबर 8 में नाटक, कुछ नाटकों को छोड़कर आपने ज्यादा नाटक यूनिट नंबर 8 में भी नहीं पढ़े हैं। नाटक अंदर से डीप बात हो रही है, अंदर से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पढ़ लिया भाई कि अंधेर नगरी किसने लिखी, ये नहीं। अंदर से आजकल कथन आते हैं, पात्रों के डायलॉग पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो गया जमाना। अब दिसंबर 2022 और जून 2023 की तैयारी करने वाले छात्रों सुन लो, अब गया जमाना नॉर्मल सवालों का। कड़क सवाल आते हैं, एकदम कड़क सवाल। क्या आते हैं साथियों? एकदम कड़क सवाल आते हैं आप लोगों के लिए, जो एकदम हिलाकर रख दें, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? तो बिल्कुल जोश से मेरे साथ दोहराइए एक बार कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि, ध्यान से सुनिए मेरी आंखों में आंखें डालकर, कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा।
श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में है सच्चाई तो कर्म कहां निष्फल होगा। कहते हैं कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। क्या है साथियों? हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगे उतना प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जी हां साथियों, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं और हम हर एक संकट से लड़ेंगे और हर एक संकट से हम लोग चुनौती देंगे। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है हर एक संकट का हल होगा, और ये जो संकट आपके ऊपर है इस एग्जाम रूपी, उस संकट को हम हल के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। मुझे पता है ये आपने नहीं पढ़ा है, उन सबकी जिम्मेदारी आगे हम करेंगे। यूनिट नंबर 9 मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने क्या शिव मूर्ति नाटक पढ़ा है, निबंध पढ़ा है? नहीं पढ़ा। शिव शंभू के चिट्ठा पढ़े? नहीं पढ़े। अंदर से, क्या आपने अंदर से पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा। सबका जवाब आएगा नहीं पढ़ा। नाखून क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है? नहीं पढ़ा। मजदूरी और प्रेम अंदर से पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, मुझे पता है। और ये साथियों जागो उठाओ संस्कृति और ये सब चीजें आपने नहीं पढ़ी। अब आप एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि पूरे 10 यूनिट में से केवल 4 यूनिट पढ़ी हैं आप लोगों ने। अब देख लीजिए साथियों, इकाई नंबर 10, क्या आपने माटी की मूर्त पढ़ी है? दिल पर हाथ रखे ईमानदारी के साथ बताओ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने माटी की मूर्त नहीं पढ़ी, मुझे पता है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें। क्या आपने ठाकुरी बाबा अंदर से पढ़ा है? नहीं पढ़ा। मुर्दैया अंदर से पढ़ी है? नहीं पढ़ी। प्रेम के अभी तो प्लस में चल रहा है, हमारे प्लस के छात्रों ने पढ़ लिया होगा इसको, ये मैं पढ़ा रहा हूं अभी प्लस में। एक आवाज एक कहानी, ये आपने नहीं पढ़ी। अब आप ये सोचो साथियों कि अगर आपने हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं अंदर से पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी। आज ही मैंने क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ाया है। 4 भागों में बटी हुई है हरिवंश राय बच्चन की क्या आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन, इनके पिता ने नाम क्यों रखा इस आत्मकथा में बता रखा है, क्योंकि उनके पिता हरिवंश पुराण पढ़ा करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम हरिवंश राय रख दिया। रमणिका गुप्ता की आपड़ू, भोला राम का जीव, ये सब आपने नहीं पढ़ा। अब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि आपने केवल ऊपर के 4 यूनिट पढ़े हैं। मैं आपको बतला देता हूं कि ऊपर के 4 यूनिट आपने कौन कौन से पढ़े हैं। आप लोगों ने जैसे तैसे करके इकाई नंबर 1 को पढ़ लिया था, इकाई नंबर 2 को पढ़ लिया था। आपको क्या लगता है? आपको यह लगता है कि हर कोई क्वेश्चन इकाई नंबर 2 से आया है, क्योंकि इसमें हर चीज दे रखी है। यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इकाई नंबर, अकेली इकाई नंबर 2 में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सभी यूनिट्स में से क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी साहित्य के बालक यही गलती कर देते हैं कि अंदर से नहीं पढ़ते चीजों को। भाई आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो। अब एक बात बताओ, आपकी कॉलेज में कोई ऐसा प्रोफेसर पढ़ाने आया जिसने किसी चीज को पढ़ नहीं रखा ढंग से खुद ने, क्या आप ऐसे प्रोफेसर को पसंद करोगे? नहीं करोगे। आप कहोगे कि उसे खुद से ही नहीं आता, हमको क्या सिखाएगा। आपकी स्थिति वही है इसमें, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है उन चीजों। मैं उन चीजों को पढ़ाऊंगा, डीप पढ़ाऊंगा एक एक चीज को अंदर से। यह पूरा सिलेबस मैंने आपको बतला दिया है। अब से मैं फिर से कह देता हूं, इस यूट्यूब चैनल पर रोज 12 बजे क्लास हुआ करेगी दिन में। टाइम अच्छा है क्या? टाइम अच्छा है 12 बजे का? बताओ मुझे। इस यूट्यूब चैनल पर रोज
दिन के 12 बजे क्लास लिया करूंगा। अब मैं टाइम के बारे में अभी सजेशन दे दो एक बार। टाइम कैसा है? आराम से एकदम मस्त तरीके से खाना वाना खा पी के क्लास देखेंगे, है ना? राइट टाइम है। अब आ जाते हैं हमारे बिंदुओं पर कि अब हमने सिलेबस पर तो पूरा फोकस कर लिया है, अब ये कहां पढ़ाए जाएंगे और कैसे पढ़ेंगे। मैं हिंदी साहित्य का मैंने आप लोगों के लिए आपको प्लस क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। इस यूट्यूब चैनल पर तो डेली 12 बजे क्लास होगी, लेकिन अगर ढंग से डीप पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो एक झटके में जेआरएफ हो जाए। मैं खुद आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद पीएचडी हूं, देश की सबसे बड़ी संस्था से मैंने पीएचडी किया है और मैं कई बार नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, एसआरएफ किया है मैंने। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं कि आप लोग गलती कहां करते, और उसी गलती करने से मैं आपको रोकूंगा और एक एक चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये नया बैच स्टार्ट हो गया है, लॉकेस 11 कोड लगा लेना अनअकैडमी पर और आप जुड़ जाएंगे। अब हम इन चीजों पर और चर्चा कर लेते हैं कि अब ये क्या क्या चीजें यहां पर है। कौन से यूनिट में से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं? मैं कहूंगा समान आते हैं। बस आपका जानने का, कुछ लोग कहेंगे कि यूनिट नंबर 2 में से ज्यादा आते हैं, मान भी लेते हैं 2-4 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आ भी गए तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और यूनिट में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो और यूनिट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 6 है कहानियों की। अगर कहानी से कोई क्वेश्चन आ गया, आपको लग रहा है यूनिट नंबर 2 का है, अरे भाई वो यूनिट नंबर 6 में से आया है, 2 का नहीं है वो। आपको गलतफहमी है यूनिट नंबर 2 के बारे में। हमको सब यूनिट्स को पढ़ना है, समान आते हैं एक बात, लेकिन फिर भी अगर मुझसे पूछना चाहो तो चलो ठीक है भाई, यूनिट नंबर 2 मान लेते हैं। अब कितने दिनों में नेट जेआरएफ पास हो जाता है, यह बड़ी अच्छी बात है। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैं खुद इस एग्जाम को मैंने 4 महीने में क्वालिफाइड किया, 4-4.5 महीने लगा लीजिए, क्योंकि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरे सब्जेक्ट मेरा बिल्ड था और फिर मैंने तैयारी की और उसी के साथ एग्जाम पास हो गया। मैंने एमए के साथ साथ मैंने इस एग्जाम को पास कर लिया। देखो, सही डायरेक्शन में अगर आप चले जाए ना, तो इस एग्जाम की अगर मैं औसत निकालना चाहूं तो 6 महीने का समय इस एग्जाम को पास करने के लिए पर्याप्त है। फिर से कह रहा हूं, सही डायरेक्शन में और अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो। और जो लोग ढंग से नहीं पढ़ते, अच्छे डायरेक्शन में नहीं पढ़ते हैं, वो 3-3, 4-4 बार भी नेट के एग्जाम दे चुके हैं, कोई आउटपुट नहीं। लेकिन सटीक तरीके से पढ़े, जैसे मैं हूं। अगर मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं तो मैंने इस एग्जाम को एमए के साथ साथ ही पास कर लिया था। जब मैं एमए कर रहा था उसी समय पास कर लिया था, और उसी एमए के बिहाफ पर मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ और उसी पीएचडी के हिसाब से फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। वो अलग चीज है। अनअकैडमी पर भी मैं मेरी अतिरिक्त सेवा देता ही हूं, आप पिछले 3 साल से, ये भी आपको पता ही है। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए 6 महीने का टारगेट करना है। 6 महीने से एक दिन ज्यादा नहीं लगेगा, बस आपको ढंग से पढ़ना होगा। यह बात मानकर चलो, जो मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है, उन चीजों पर ध्यान देना होगा। देखो, आज के जमाने में क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि क्या पढ़ना है, सबके पास सिलेबस है। क्या नहीं पढ़ना है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी समझ होना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना हमको। इसकी समझ होना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना, और मैं उसी समझ के आधार पर आपको पढ़ाता हूं कि आज के दौर में क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना की अंडरस्टैंडिंग। मैं उसी के आधार पर आपको बिल्ड करता हूं कि यार हमको किस किस तरीके से पढ़ना है और किस किस यूनिट्स पर ज्यादा ध्यान देना है और किस किस यूनिट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और उन यूनिट्स में भी क्या क्या चीज पढ़ानी है। एक आइडिया हो जाता है कि हम एक औसतन आकलन कर लेते हैं एग्जाम का कि भाई ये चीजें आएंगी। पिछली एग्जाम में से कितने सारे बच्चे ने, अभी इस एग्जाम क्लास को भी देख रहे होंगे, कितने सारे स्टूडेंटों ने कहा कि कम से कम 90% मेरा पढ़ाया हुआ आया सीधा, 90% से ज्यादा। सिलेबस टोटल ऐसे कैसे आया? क्योंकि मैं कोई चीज छोड़ता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं तेज दौड़ना जानता हूं। मैं बाबा आदम के जमाने का नहीं हूं यार, नहीं हूं मैं बाबा आदम के जमाने, नहीं हूं मैं बाबा आदम के जमाने कि मैं थैला लेकर चल रहा हूं और उसी तरीके से आपको बढ़ा रहा हूं ना।
मैं आज के जमाने का हूं, ऐसा सरपट दौड़ने वाला एकदम, जो क्विक तरीके से चीजों को क्रैक करे। मेरी पढ़ाई में वही है कि मैं कम समय में ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करता हूं। मेरी क्लास केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, हर चीज मैं आपको पहले दिन से ही बिल्ड करने लग जाता हूं इंटरव्यू के लिए। आप में बहुत सारे प्लस के विद्यार्थी होंगे, स्पेशल पर अनअकैडमी पर पढ़ते होंगे। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, मैं पहले दिन से ही बिल्ड करने लग जाता हूं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की तैयारी एक ऐसी चीज है, वो केवल एक दिन में नहीं होती है कि भाई कल इंटरव्यू, आज हम इंटरव्यू की तैयारी करके चले गए। नहीं, एक दिन में नहीं होती। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा। मैं आपको पहले दिन से ही बात करने की कला, किसी क्वेश्चन को जवाब देने का तरीका और उस क्वेश्चन में कहानी का इंपैक्ट डालने का तरीका। अगर झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट्स करके बताओ मुझे, जो स्टूडेंट है हमारे पढ़ने वाले। बात करने का लॉजिक की कला भी होना बहुत जरूरी है कि यार आपके पास कैसी कला है आपकी बात को कहने की, और आपकी बात में कहानी एक होनी चाहिए प्रेजेंट करने की। हम पहले दिन से ही, मैं पहले दिन से ही आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करवाने लग जाता हूं कि भाई आपको इस तरह से सवाल जवाब देना है, इन चीजों पर इतने सारे उदाहरणों से चीजें समझाता हूं कि धीरे धीरे आप लोग बिल्ड हो जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालयों में चले जाइए, जेएनयू चले जाइए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, रिकॉर्ड करके रख लो इस पार्ट को बुलाएं। जेएनयू चले जाइए, डीयू चले जाइए, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू चले जाइए, टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, और छोटी मोटी छोड़ दीजिए। हिंदी डिपार्टमेंट में किसी बालक से जाके पूछ लेना क्या आप डॉक्टर लोकेश बाली को जानते हैं, वो दावे के साथ कहेगा कि मैं जानता हूं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पढ़कर गए हैं मुझसे, सीख कर गए हैं मुझसे। चले जाइए दिल्ली विश्वविद्यालय में, कितने ज्यादा स्टूडेंट तो अपने इस अनअकैडमी पर जेआरएफ की तैयारी करने आए थे, वो पीएचडी कर रहे हैं।